तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट अकाउंटेंसी में जो यूज़ होते हैं कंसेप्ट्स उनके बारे में। जैसे कॉस्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम देख लें, इट अप्लाइज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स हमारे पास जो हम अगर कोई बिजनेस चला रहा है उसके पास जो प्रॉपर्टी है, मान लो मशीनरी है, फर्नीचर है, वो उसका एसेट है। फिक्स्ड क्या होता है? मतलब जो उसको काफ़ी टाइम तक मतलब विद इन 1 ईयर तक वो ना उसको बेचे, 1 साल से ज़्यादा चले। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है, कोई आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, तो जो उसके अंदर मशीनरी है वो उसके एसेट्स हैं। वो मतलब ऐसा तो नहीं कि बिज़नेस वो चलाएगा और उन मशीन्स को ही बेचेगा। ठीक है, तो उसके पास फिक्स्ड एसेट्स है। तो ये जो कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई होता है, ये होता है इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स पे। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, जैसे मान लो किसी ने 1 लाख में मशीनरी खरीदी। ठीक है, उस टाइम पे जो उसने पेमेंट की, जैसे 1 लाख उसने दिया, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है, कॉस्ट प्राइस। जितने में उसने खरीदा, उसने मशीनरी घर लाई और पैसे दिए, जो पैसे दिए वो उसका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उसका यूसेज होता है 1 या 2 साल तक। ठीक है, उसने उसको यूज़ किया और फिर अगर वो उसको बेचने जाएगा मार्केट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जिनकी जो 1 साल से ज़्यादा तक चले, उसी को कहते हैं फिक्स्ड एसेट। अब वो कहेगा कि मैं 1-2 साल हो गए, अब मैं इसको बेचूंगा। तो उस टाइम जो उसकी वैल्यू होगी, वो कौन डिसाइड करा? मार्केट वैल्यू। जो उसको उस टाइम वो वैल्यू मिलेगी उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में उसका उस टाइम वैल्यू क्या है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो उसने पे किया है ज़रूरी नहीं है कि उसको वही वही जो है पैसा मिले। तो इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक फ़ोन है, आईफोन है मेरे पास। ठीक है, मैंने वो 1 लाख में लिया है। अब 2 साल के बाद मैं इसको बोलूँगी मैंने 1 लाख में लिया। ठीक है, अब ये है इसकी कॉस्ट प्राइस। अब मैं इसको 1 साल के बाद इसको बेचूंगी। तो अब जो मेरे पास 1 लाख का है, तो मान लो ये 50,000 में, 50,000 में ये मैंने बेचा। मेरे पास कितना आया? 50,000। तो 50,000 इज़ द मार्केट वैल्यू, इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस फोन। ओके, लेकिन एक और चीज़ है, बट समटाइम्स वैल्यू रिमेन्स सेम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये 1 लाख का है, ये मुझे 1 साल के बाद ही 1 लाख का ही मिलेगा। ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? मान लो ये जो मेरे पास आईफोन है, अगले साल इनकी वैल्यू बहुत हाई हो गई। मान लो ये हो गया 2 लाख का हो गया, सपोज है 2 लाख का हो गया। अब जब मैं इसको किसी को बेचूंगी, मार्केट इसकी जो वैल्यू होगी वो 50,000 तो नहीं होगी ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या इसका वैल्यू है? इस टाइम इसका वैल्यू है, मार्केट जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 2 लाख। तो अब मुझे सेकेंड हैंड में ये फ़ोन बेचना है, तो मैं इसको 50,000 में क्यों बेचूंगी? मुझे पता है कि इसका मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तो मैं कहूँगी नहीं, 1 लाख में मुझे इसको बेचना है। तो वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है और मार्केट वैल्यू है वो सेम है। वही कह रहा है, बट समटाइम्स वैल्यू रिमेन्स सेम। कब? जब राइज हो जाता है। मैंने इस टाइम यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे आप रख लो इसको मोबाइल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइज द प्राइस ऑफ मोबाइल, तो जो सेकंड हैंड जो है उसकी भी हम जो है प्राइस को इंक्रीज करते हैं, तब जाके बराबर आ जाता है। ठीक है, इस केस में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही हो सकता है कि उसकी डिक्रीज भी हो जाए। अब यहाँ पे हमने पढ़ा इंक्रीज, हो सकता है कि इसकी जो आईफोन है वो हो गए 50,000 के हो गए। तो 1 साल के बाद क्या मुझे 80,000 मिलेगा? नहीं, फिर मुझे कितने का मिलेगा? हो सकता है 40,000 का ही मिले। तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे करंट में मार्केट वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, तो वही कह रहा है वैल्यू ऑफ ए थिंग इन ए मार्केट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा कंसेप्ट, जो कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है? देखो, 2 साइडेड इफेक्ट। तो मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई मशीनरी खरीदी। ठीक है, गुड्स परचेज किए उसने। ठीक है, अब जो उसने गुड्स को परचेज किया वो इसको रिकॉर्ड करना है, एक जगह पे लिखना है। और दूसरी जगह एक तरफ तो ये आया, गुड्स आए, लेकिन दूसरी तरफ से क्या गया?
कैश गया, पैसा गया, ठीक है। तो दूसरी जगह पे इसको कैश का हिसाब रखना है, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब दो चीज़ें हो रही हैं, तो दैट मीन्स दो जगहों पे ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो वही है कि रिकॉर्ड बोथ। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, गिव एंड टेक इक्वल, ठीक है। जितना गुड्स आ रहा है उतना कैश भी जा रहा है। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। तो यहाँ से कैश जा रहा है वो भी लिखना है, और जो बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो भी लिखना है। तो इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे हम चीज़ों को क्योंकि दो चीज़ें हमने लिखनी है, एक तो चीज़ जा रही है, एक चीज़ आ रही है, एक इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें यही है कि अब दो जगहों पे हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है थर्ड कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जब हम गुड्स को, जब कोई बिजनेसमैन गुड्स को, क्योंकि जो अकाउंटेंसी है ये किसके लिए है, ये बिजनेस वगैरह इनके सब के लिए है। जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो देखो तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों इसमें होती है। पहला कि किसी बिजनेसमैन ने गुड्स, मान लो किसी की ये है करियाने की दुकान है, वो गुड्स बेचता है, ठीक है। उसने आटा किसी को बेचा, तो उसी टाइम उसने, कस्टमर ने उसको पैसे दिए, तो उसको कहते हैं कैश ऑन टाइम, ठीक है। दूसरा ऑन क्रेडिट, जो मतलब महीने के बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है, या 2 महीने के बाद पेमेंट करते हैं कि हाँ जी आप जी खाता रखो हमारा अपनी अब दुकान पे, हम आपको महीने के बाद पेमेंट करेंगे, उसको कहते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। आगे सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ये सिर्फ ये जो ये नाम है ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, इस कंसेप्ट में क्या है। तो कैश ऑन टाइम में आपको कैश जल्दी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो मतलब उधार रखना, मतलब कस्टमर उधार रखता है कि 1 महीने के बाद मैं पे करूँगा। तीसरी चीज़ आती है डिमांड सप्लाई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो, मान लो मैंने एक बिज़नेस खोला है, ठीक है। मैं घर में मतलब ये जो बैग्स वगैरह हैं, ठीक है, पर्स वगैरह है, वो बनाती हूँ मैं, और जो कपड़े के पर्स हैं वो बनाती हूँ, ठीक है। तो जब मैं उनको सेल करने लगती हूँ, जब मैंने बेचे, तो जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। अब जब उनको पसंद आ गए तो मेरे उन बैग्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। मान लो अगर मैं महीने में 10 बैग बनाती थी, ठीक है, मैं 10 सेल करती थी, लेकिन अब 50 औरतें ने अप्रोच किया मुझे कि हाँ जी हमें ऐसे बैग्स चाहिए, ऐसे डिज़ाइन